दोस्तों स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग करने वाले हैं इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जो है कि चैप्टर नंबर 1 किसका, सीए फाउंडेशन लॉ का, सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ का चैप्टर नंबर 1 आज हम लोग कर देंगे। क्या कर देंगे भैया, देखते हैं आगे, देखते हैं क्या क्या कर पाते हैं हम लोग। देखो दोस्त, चैप्टर नंबर 1 जो है वो कितने मार्क्स का आता है सर जी? चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है आईआरएफ, भाई इसका वेटेज कितना है? वेटेज है इसका 6 मार्क्स का, 6 नंबर का आएगा ही आएगा सर जी। आता ही आता है, हाँ आता ही आता है। उसके बाद एक बात बताओ, ये इसका क्या है? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है क्या जी? डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है, यानी कि केस बेस्ड क्वेश्चन यहां से नहीं आता है। डायरेक्ट केस बेस्ड नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ थियोरेटिकल क्वेश्चन ही यहां से आएगा, थ्योरी वाला। ओके, अब आपको हम कुछ कुछ बातें तो बता दो जो एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट नहीं है, एग्जाम पॉइंट के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दिया हुआ है। ये जो हम लोग इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का पढ़ रहे हैं, ये आप पहले सुनो, कथा सुनो भाई, कथा सुनो। क्या आप कथा सुने? सबसे पहली बात, लॉ को क्यों पढ़ना है? क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट है। ये बात खुद आईसीआई बोल के दे रहा है कि भाई ये सिलेबस का पार्ट है तो इसको पढ़ना जरूरी है। तो अब है कि सीए की क्या जरूरत है? सीए का क्या जरूरत है बिजनेसमैन की लाइफ में या बिजनेस में? भैया सीए वो पर्सन है जो कि आधी रात में आपके साथ खड़ा होता है। सीए वो पर्सन है जब भी आपको मुसीबत आए आपके लिए डटा रहता है, यानी कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। जब भी जरूरत पड़ेगी सीए से बात करोगे, लॉ के बारे में, बिजनेस को अप्लाई करने के बारे में, कॉन्सेप्ट्स के बारे में, कोई सा भी दिक्कत हो, कोई सा भी कंसल्टेंसी हो, सीए से ले सकते हो। तो यही बात बोल रहा है, सीए फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, इसलिए सीए के को लॉ के बारे में जानकारी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अपने क्लाइंट को कभी भी बता सकता है। अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ नोइंग लॉ क्यों है? लॉ को हम लोग को पढ़ना क्यों चाहिए? क्योंकि लॉ को पढ़ने से हम लोग को पता चलता है कि कोई भी काम करने का कैसा प्रोसेस है, कोई भी काम में फेयरनेस कैसे आ सकता है, ऑर्डर से काम होना चाहिए, फेयरनेस से काम होना चाहिए, जस्टिस से काम होना चाहिए, और किसी भी पर्सन के इंडिविजुअल राइट्स एंड बिजनेसेस के राइट्स को लॉ ही प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए लॉ के बारे में हमें जानकारी जरूर होनी चाहिए। उसके बाद लॉ आया कहां से? तो लॉ का शुभारंभ हुआ कस्टम एंड बिलीफ से। लोग के काम करने के कुछ तरीके होते हैं, वहीं से लॉ का जन्म हुआ, और धीरे धीरे ये रिलीजियस टेक्स्ट में भी लिखे गए। जैसे हिंदू धर्म में ही अगर बात करें तो बहुत सारे धर्मशास्त्र वगैरह हैं, तो उसमें लिखे गए थे कैसे काम करना है, कैसा काम करने का तरीका होता है। उसके बाद आज के युग में स्टैट्यूटरी लॉज बन गए हैं, जो बताता है कि लॉ पार्लियामेंट के थ्रू बनता है। आज हमारे देश में जो भी लॉ बनते हैं वो पार्लियामेंट के थ्रू ही बनते हैं। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना रिलेवेंट नहीं है। अब अपने को देखना है क्या, एंशिएंट लॉ। एंशिएंट लॉ कौन सा है? देखो भाई, एंशिएंट लॉ की बात करें तो दो सबसे पुराने लॉ हैं, ठीक है। एक है कोड ऑफ हामुराबी, जो कि ये रहा कोड ऑफ हामुराबी। इसको बनाया क्या कौन था? तो किंग हामुराबी ने बनाया था कोड ऑफ हामुराबी। सर जी ये कोड क्या होता है? कोड मतलब क्या है? जिसमें बहुत सारे चीजों के बारे में बातें की जाती हो, उसको हम लोग कोड बोलते हैं। जैसे जिसमें अलग अलग चीजों के बारे में जानकारी हो, जिसमें अलग अलग चीजों का लॉ बना हो, उसको हम लोग कोड बोलते हैं। तो कोड ऑफ हामुराबी बनाया था कौन बनाया था? किंग हामुराबी ने। अच्छा, अब किंग हामुराबी कब तक रहे और उन्होंने जो लॉ बनाया उनका शासन काल क्या था? उनका शासन काल था 1792 से लेकर 1758। उल्टा, हाँ, बीसी जब भी होता है तो उल्टा ही काम करते हैं हम लोग। देखो, जब भी एक बात करो, जब भी हम लोग बीसी लिखते हैं ना, तो हम लोग इसी तरीके से लिखते हैं। पहले वो लिखते हैं जब लास्ट हुआ था, उसके बाद पहले वो। तो हम लोग एक बात समझो, इसको हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे 1792 से लेकर 1758 तक बीसी का पीरियड डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है, हमेशा ही याद रखना, ठीक है। अब एक चीज याद रखो इसमें, तो कितने साल था? 42 इयर्स। तो ये कहां पे प्लेस हुआ था? बेबीलोन में, जो कि कहां पे? प्रेजेंट सिटी इन इराक में है। उसको हम लोगों को वहां पे कौन शासन कर रहे थे? किंग हामुराबी, उन्होंने बनाया था। ये ओल्डेस्ट लॉ है। कैसे ओल्डेस्ट लॉ है? इन रिटन फॉर्म, और रिटन फॉर्म में ओल्डेस्ट लॉ है। इसको कार्व किया गया था लार्ज स्टोन्स पे, जो कि मैं अभी आपको दिखा देता हूं। लार्ज स्टोन्स पे बनाया गया था इसको। एक सेकंड बस वेट करो आप। देखो,
इसको लार्ज स्टोन्स पे बनाया गया था, इस तरीके स्टोन्स पे बनाया गया था और जगह जगह प्लेस कर दिया गया था, जगह जगह लगा दिया गया था कि किसी भी पर्सन को इसको समझने और सुनने में कोई भी दिक्कत ना हो। आई मीन हर पर्सन जो है देश का नागरिक है, जो कि बेबीलोन के नागरिक थे, उनको पता चल जाएगी आखिर किंग हम्मुराबी ने किस टाइप के लॉज बनाए हैं। इसको इंश्योर करने के लिए उन्होंने क्या किया था, जजेस वगैरह को भी अपॉइंट किया था, जिससे कोई भी दिक्कत ना हो, हर इंसान को लॉ पता हो, हर इंसान को डर भी हो कि अगर ये चीज को हम लोग नहीं मानेंगे तो जज हमको क्या कर देगा, सजा सुना देगा। तो ये किंग हम्मुराबी द्वारा बनाया गया कोड ऑफ हम्मुराबी है। अच्छा, इसको यही पब्लिक एरियाज में लगा दिया गया था, जैसे आजकल न्यूज चैनल और न्यूज पेपर्स में लॉ अनाउंस होता है, लॉ को हम लोग बताते हैं, पब्लिश करते हैं ऑफिशियल गैजेट में। अच्छा, हम्मुराबी अपॉइंट किया था जज को ये इंश्योर करने के लिए कि सब कुछ सही है कि नहीं, सब लोग मान रहा है कि नहीं, ये चीज इंश्योर करने के लिए जज को भी अपॉइंट किया था। किसने अपॉइंट किया भाई, किंग हम्मुराबी ने। और ये उस टाइम दिखाता है कि लॉ कितना ही एसेंशियल है स्मूथ रनिंग ऑफ सोसाइटी के लिए। उसके बाद जो दूसरा लॉ हम लोग को पुराना पढ़ना है, रोमन लॉ, द 12 टेबल्स। द 12 टेबल्स हम लोग को पढ़ना है 12 ब्रॉन्ज प्लेट्स पे, 12 ब्रॉन्ज प्लेट्स पे। इसमें क्या गया था, लॉ को बनाया गया था। कौन बनाया था भाई, रोमन इंपायर ने, रोमन इंपायर में बनाया था अराउंड 450 बीसी, अराउंड 450 बीसी में बनाया था। अच्छा, इसमें सिटीजन्स के, ये सिटीजन्स के राइट एंड ड्यूटीज लिखे गए थे, जो सिटीजन्स को कैसे काम करना है कि, और इस जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया था। इसको भी जगह जगह पे प्लेस कर दिया गया था। जैसे कि देखो, ये है अपना 12 टेबल्स, 12 टेबल्स 12 ब्रॉन्ज प्लेट्स पे ऐसे करके यहाँ पे दिखा दिया गया था कि यहाँ 12 ब्रॉन्ज प्लेट्स पे लगे थे और सभी लोगों को ये पढ़ना होता था। तो ये कौन सा है अपना 12 टेबल्स, 12 टेबल्स। तो ये अपना 12 टेबल्स कंप्लीट हो गया। तो ये कौन बनाया था 12 टेबल्स, रोमन इंपायर ने बनाया था। देखो भैया, ये देखो मैं अभी जो पढ़ा रहा हूं ना, ये एग्जाम में उतना आता नहीं है, ये एकदम रद्दी टॉपिक में से है। कभी पूछ ले तो पूछ ले, नहीं तो अन्यथा ज्यादातर केस में ये सब पूछता नहीं है। अभी तक तो नहीं पूछा है कोड हम्मुराबी और 12 टेबल्स के बारे में, लेकिन अपने को तो सब कुछ पढ़ के चलना है, सब कुछ कंप्लीट करके चलना है, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा डीप यहाँ पे नहीं ले गया हूँ। चलो भैया, यहां तक हो गया है कंप्लीट। अब अपने को क्या देखना है, यहां से इंपॉर्टेंट है, यहां से अपने को समझना है। सबसे पहले व्हाट इज लॉ, लॉ क्या होता है भाई। देखो देखो, लॉ क्या है, सिंपली पहले बात करें, कुछ रूल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स एंड ड्यूटीज जो कि गवर्नमेंट बनाता है वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए एंड जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए। देखो भाई, होता क्या है, जैसे घर में भी आप अगर रहते हो तो कुछ लॉ तो आप फॉलो करते होंगे। क्या सर, कौन सा लॉ, समय पे उठना है, मॉर्निंग वॉक जानी है, या थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेना है। अगर आप करते हो तो उम्मीद तो नहीं है जो आप कर रहे हैं। ऊपर से मम्मी कभी बोलते हैं कि बेटा ज्यादा मोबाइल नहीं यूज करो, बेटी ज्यादा मोबाइल यूज मत करो, घर टाइम पे आया करो। ये सब कुछ रूल्स बनाते हैं कि नहीं, जी बिल्कुल, घर में भी ये सब रूल्स बनते हैं। उसके साथ कुछ ड्यूटीज भी तो आपकी है, जैसे पढ़ाई समय पे करनी है, जो कि आप लोग करते नहीं हो, बिल्कुल नहीं करते हो। तो कुछ लॉ क्या है, कुछ रूल्स, कुछ ड्यूटीज अपने घर में कौन बनाता है, पेरेंट्स, हमारे माता पिता बनाते हैं। लेकिन इंडिया में कौन बनाएगा, मतलब देश में कौन बनाता है, गवर्नमेंट। तो लॉ इज ए सेट ऑफ रूल्स एंड ड्यूटीज। लॉ क्या है, कुछ रूल्स हैं, कुछ ड्यूटीज हैं, सेट ऑफ रूल्स हैं, कुछ ड्यूटीज हैं, जो कि अपने केस में कौन बनाता है, पेरेंट्स बनाते हैं। अच्छा, क्यों बनाते हैं, तो लोग बोलते हैं ना, हम लोग पे कोई सा भी वो अगर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं तो बोलते हैं कि ये तुम्हारे लिए तो बना रहे हैं, ये तो तुम्हारे लिए कर रहे हैं, हम अपने लिए कुछ रूल बना रहे हैं क्या। मोबाइल चलाने से जो रोक रहे हैं बेटा, ये क्या मैं अपने लिए रोक रही हूँ कि तुम्हारे लिए रोक रही हूँ। ऐसा मम्मी बोलती है, हाँ जी बोलती है, तो बोलता है कि तुम्हारे लिए ऐसा करते हैं, तुम्हारे वेलफेयर के लिए ऐसा करते हैं, एक बात। और कभी कभी बोलता है कि ये तुम्हारे ही जस्टिस के लिए, आई मीन टू से, जब आपने अपने भाई बहन से लड़ाई किया तो आपको बोला गया कि नहीं तू इस रूम में बैठेगा, तुम इस रूम में बैठोगी। अब इससे क्या हुआ, उन्होंने जस्टिस देने के लिए क्या किया, कुछ रूल वहां तात्कालीन बना दिए, जो तुमको अलग अलग दोनों को रहना है, एक दूसरे से बातचीत नहीं करनी है। तो वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एंड जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए घर में भी काम होता है, ठीक उसी प्रकार गवर्नमेंट भी काम करता है।
लॉ इज ए सेट ऑफ रूल्स एंड ड्यूटीज। लॉ क्या है? रूल्स एंड ड्यूटीज का सेट है जो कि गवर्नमेंट बनाता है, क्या इंश्योर करने के लिए? वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एंड प्रोवाइड जस्टिस। जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए लॉ क्या करता है? गवर्नमेंट क्या करता है? लॉ बनाते हैं। तो यही बात बोला है, लॉ इज ए सेट ऑफ रूल्स एंड ड्यूटीज क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट टू इंश्योर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एंड प्रोवाइड जस्टिस। जस्टिस इंश्योर करने के लिए एंड वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए लॉ बनाए जाते हैं। अब लॉ जो है इन्फ्लुएंस्ड है कि नहीं? जैसे हमारे माँ पापा भी जो कोई भी रूल एंड ड्यूटीज बनाते हैं वो भी कहीं ना कहीं से इंस्पायर होता है, जैसे कि हिस्ट्री से। उन्होंने देखा है, उन्होंने अपने जमाने में देखा है, उनकी भी वैसे ही कुटाई हुई थी, तो हम लोग को कभी क्या चाहते हैं कि वैसे ही कुटाई करके क्या करें? पाले। तो हिस्ट्री से। कल्चर जहां का जैसा रहता है वहां से उनकी बातचीत, जो उनका बिहेवियर है वो बहुत पता चलता है। पॉलिटिक्स यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज हमारे देश में कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है, लॉज एंड रेगुलेशन। इकोनॉमी आपका कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है, एंड सोसाइटी पे। तो वही बोला कि आवर लीगल सिस्टम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। मतलब हमारा जो लीगल सिस्टम है जो आज बना कैसे है, तो हमेशा इन्फ्लुएंस होता है हिस्ट्री से, कल्चर से, पॉलिटिक्स से, इकोनॉमी से एंड सोसाइटी से। सिंस इंडिया इज ए लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री, वी नीड प्रॉपर लीगल सिस्टम टू मैनेज डिफरेंसेस, सॉल्व डिस्प्यूट एंड हेल्प पीपल टू लिव टुगेदर पीसफुली। तो हम लोग का प्रॉपर लीगल सिस्टम चाहिए जिससे हम लोग साथ में काम कर सके, साथ में रह सके। तो ये बात है लॉ के बारे में। जब भी पूछे तो इतना तो आपको लिख के आना ही आना है कि लॉ क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स एंड ड्यूटीज होता है। कौन क्रिएट करता है? गवर्नमेंट क्रिएट करता है। क्यों क्रिएट करता है? वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए एंड जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए। और लॉ इन्फ्लुएंस है किस किस से? इन्फ्लुएंस है हिस्ट्री से, हम लोग के कल्चर से, सोसाइटी से, पॉलिटिक्स से एंड इकोनॉमी से। हम लोग का जो भी लॉ आज हम लोगों ने बनाया है ये इन्फ्लुएंस्ड है। क्या इतना क्लियर है भाई? क्या ये बातें समझ में आ रही है? अब है कि सोर्सेज ऑफ लॉ क्या है दोस्त? सोर्स कहां से आता है सर जी? सोर्सेज बताना जरा। अरे भाई सेंसन की बात ही नहीं है, आया हूं तो सब करवा के जाऊंगा दोस्त। देखो सोर्सेज के बारे में हम लोग तुरंत पढ़ रहे हैं। देखो खुल जा, आ जाओ। सोर्सेज ऑफ लॉ। देखो यार, सबसे पहले सोर्स है क्या? हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है हम लोग का पहला सोर्स है। यानी कि लॉ सबसे पहले आता कौन है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बताता है कि क्या आपके राइट्स हैं, क्या आपके ड्यूटीज हैं, गवर्नमेंट कैसे काम करेगा, गवर्नमेंट के क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या सारा काम सबसे पहले हम लोग को कौन बताता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सोर्सेज ऑफ लॉ में सबसे पहला सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दूसरा सोर्स क्या है? स्टैट्यूटरी लॉज। स्टैट्यूटरी लॉज क्या होते हैं? जो पार्लियामेंट में बनते हैं, जो कि पार्लियामेंट में बनते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि पार्लियामेंट किसको बोलेंगे? लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। मतलब जो गवर्नमेंट का पार्लियामेंट, जो एमपी चुन के जाते हैं वो कहां बैठते हैं भाई? पार्लियामेंट में। और जो एमएलए जो बनते हैं वो कहां बैठते हैं? तो भाई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। वो क्या है? हम लोग का विधानसभा, जो हर स्टेट में होता है। तो बोला कि स्टेट, जैसे मोदी जी पार्लियामेंट, और अब इधर नीतीश कुमार बिहार के लिए, योगी जी यूपी के लिए, ये क्या हो गए? ये सभी हो गए हैं विधानसभा वाले। तो हम लोग याद करो तो स्टैट्यूटरी लॉज जो है वो दो ही तरीके से बनेंगे, या तो पार्लियामेंट के थ्रू बनेंगे या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू बनेंगे। तो वो दूसरे सोर्स ऑफ लॉ है। तीसरा है जुडिशियल डिसीजंस। जजेस वगैरह कुछ फैसले देते हैं, जजेस वगैरह जो भी फैसले देते हैं उसको क्या बोलते हैं? जुडिशियल डिसीजंस, प्रेसिडेंट्स। वो भी लॉ का पार्ट बनता है। जैसे जो भी जज कुछ फैसला दिया है, जैसे जज को हर चीज के मामले में कुछ ना कुछ फैसला तो देते ही रहते हैं। जीएसटी के बारे में, इनकम टैक्स के बारे में, हर नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, हर चीज के बारे में, पति पत्नी के बीच के बारे में, तलाक के मसलों पे, हर जगह कुछ ना कुछ वो जो फैसला देते हैं वो क्या हो जाता है? वो भी लॉ बन जाता है। कौन से जज सर? सुप्रीम कोर्ट वाले। सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजेस हैं उनके जो भी फैसले होते हैं उसको जुडिशियल डिसीजंस बोलते हैं, और वो लॉ का पार्ट बनता है। वो क्या बनता है? लॉ का पार्ट बनता है। लास्ट है कस्टम एंड यूजेस। कस्टम एंड यूजेस जो है, कस्टम एंड यूजेस हमेशा ही जो भी हम लोग का काम करने का तरीका रहा है, सोसाइटी में रहने का तरीका रहा है, वो हमेशा लॉ का पार्ट बनता है। तो ये चार तरीके के सबसे पहले सोर्स ऑफ लॉ में चार चीजें हम लोग देखेंगे। कौन कौन सा देखेंगे? सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बाद स्टैट्यूटरी लॉज, स्टैट्यूटरी लॉज के बाद जुडिशियल डिसीजंस एंड कस्टम एंड यूजेस। तो बताओ सोर्स ऑफ लॉ जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ये हमेशा ही पूछेगा सोर्स ऑफ लॉ क्या होता है? तो चार होते हैं, बताना कौन कौन सा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके बाद क्या है भाई?
है स्टैट्यूटरी लॉज, उसके बाद क्या है हम लोग का जुडिशियल डिसीजन एंड कस्टम एंड यूजुअल। ये 4 सोर्स ऑफ लॉ है, ये 4 सोर्स ऑफ लॉ है। तो ये अपने को ध्यान में रख के चलना है। चलो देखो भाई, तो सोर्स ऑफ लॉ में देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमेशा देखना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, स्टैट्यूटरी लॉ, जुडिशियल डिसीजन, कस्टम एंड यूजेस। अब आते हैं क्या क्या होता है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ते हैं। तो इंडिया क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब है कि हम लोग जिसको चुनते हैं वही लॉ बना के हम लोग को देता है। सबसे पहले हम लोग किसी इलेक्ट करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, अब वो पार्लियामेंट में जाके लॉज बनाते हैं, तो इसी को बोलता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी which means we elect our representative who makes laws for us। वो क्या करते हैं, हमारे लिए लॉ बनाते हैं। These representatives sits in the parliament, लोकसभा एंड राज्यसभा, at the center and legislative assembly at the state level। देखो हमेशा याद रखना, सेंट्रल लेवल पे जो है जहां पे लॉ बनता है वो पार्लियामेंट के थ्रू बनता है। कहां से बनता है भैया, पार्लियामेंट के थ्रू बनता है। पार्लियामेंट मतलब 2 हाउसेस, कौन सा, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा एंड राज्यसभा ये सेंट्रल लेवल पे है, सेंट्रल लेवल पे ऐसे लॉ बनते हैं। और स्टेट लेवल की बात करें हम लोग, स्टेट लेवल पे, तो वो क्या हो जाता है भाई, विधानसभा। विधानसभा को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये है कौन सा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बनते हैं, विधानसभा। यहाँ पे कौन बैठते हैं भाई, एमएलए, यहाँ पे एमएलए बैठते हैं। और यहाँ पे कौन बैठते हैं, पार्लियामेंट में एमपीज, यानी मोदी जी वाले जो भी हैं, मोदी जी कहाँ बैठते हैं, पार्लियामेंट में। और जो आपका स्टेट का मुख्यमंत्री कहाँ बैठेगा, वो बैठेगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो दोनों जगह लॉ बनेंगे। यहाँ पे जो लॉ बनेंगे, यहाँ पे जो लॉ बनेंगे वो पार्टिकुलर स्टेट के बनेंगे, पार्टिकुलर स्टेट के, वो सिर्फ स्टेट में लागू होंगे, स्टेट लॉज हो। और यहाँ पे जो ये है वो सेंट्रल लेवल के लॉ बनते हैं, इसको सेंट्रल लॉ बोल सकते हैं हम लोग। ये पूरे देश में लागू होते हैं, ये पूरे देश में लागू होते हैं, जो सेंट्रल लेवल पे बनते हैं। और जो स्टेट लेवल पे बनते हैं वो सिर्फ स्टेट में ही लागू होते हैं। यही बात बोल रहा है कि जो भी लॉ बनेंगे हमारे रिप्रेजेंटेटिव सिट करते हैं कहाँ पे, तो सबसे पहले पार्लियामेंट में बैठते हैं और दूसरा कहाँ बैठते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, क्योंकि दोनों को हम लोग वोट देते हैं और वही लोग लॉ बनाते हैं, वही लोग क्या बनते हैं, लॉ बनाते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो कि अडॉप्ट किया गया कब, 1950 में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब बना था, 1950 में, जिसको हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड बोलते हैं, इसको हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड बोलते हैं। और इसमें 4 बातें, ये 4 बातों पे अपना मत रखता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 4 बातें बताता है हम लोगों को। कौन कौन से 4 बातें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बताता है, सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स, क्या क्या राइट है, सिटीजन्स के क्या क्या राइट है, कौन बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सिटीजन्स के क्या क्या ड्यूटी है, ये कौन बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके बाद क्या बताता है, उसके बाद बताता है गवर्नमेंट कैसे काम करता है, हाउ गवर्नमेंट वर्क्स, एंड पावर का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, ये कौन बताता है, कौन बताता है भाई, तो ये बताता है कौन, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारे 4, ये अपने लोग को एग्जाम में लिखना है। जब भी हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में लिखना पड़ेगा तो ये 4 बातें तो लिखनी ही है। जैसे आपके राइट्स, फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन, कौन लिखेगा, बताएगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके बाद क्या बताता है, गवर्नमेंट कैसे काम करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बताता है। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रल एंड स्टेट में, कौन बताता है भाई, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो 4 बातें तो ये बताता है, ये अपने को लिखना है। और ये हाईएस्ट लॉ ऑफ लैंड है। तो जस्ट लाइक इंजन्स रन्स अ ट्रेन, कॉन्स्टिट्यूशन रन्स द कंट्री। ऑरिजिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, गवर्नमेंट ऑफ है। तो अब है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहां से आया है, ओरिजिन कहां से हुआ है, मतलब कॉपी किस तरीके से हुआ है, तो मैं बता देता हूं कि इसको बनाया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से इसको लाया गया है। तो इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटिशर्स ने इंडिया के लिए एक एक्ट बनाया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। कहां पे बनाया था, यूनाइटेड किंगडम में।
इंग्लैंड में, यूके में, द एक्ट बिकम्स फाउंडेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसी से हम लोग क्या किए हैं, उसी से इंस्पायर्ड होकर अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हुए हैं। इट चेंजेस द, पहले हमारे पास जितने भी पावर्स थे वो सेंट्रल लेवल पे ही थे, मतलब हम लोग एक जगह पावर रखते थे, सभी पावर्स को एक जगह कंसंट्रेटेड करके रखते थे। लेकिन जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, हम लोगों ने दोनों पावर को क्या कर दिया, बाइफरकेट कर दिया, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कुछ सेंट्रल लेवल के पावर हो गए, कुछ स्टेट लेवल्स के पावर हो गए। यही बात बोला है यूनिटरी टू फेडरल। यूनिटरी का मतलब क्या होता है, ऑल पावर्स एट सेंटर। फेडरल का मतलब होता है कि सेंटर एंड स्टेट, सेंटर एंड स्टेट दोनों में ही हम लोग क्या करेंगे, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सेंटर मतलब मोदी जी कुछ पावर रखेंगे, या कुछ आपके स्टेट के जो पीएम, स्टेट्स के जो आपके सीएम्स हैं, वो भी क्या करेंगे, आपके पावर्स को होल्ड करेंगे। तो यही बात कर रहे हैं हम लोग। तो आपके प्राइम मिनिस्टर और आपके चीफ मिनिस्टर दोनों ही लोग पावर को जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेडरल। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फेडरल। तो ये समझना, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन सारे पावर्स को हटा के बोलेंगे ये पावर सेंटर का है, ये पावर स्टेट का है, दोनों लोग पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना, एक साथ पावर को नहीं रखना है। ये बात कौन बोला आखिर, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट इज क्रिएटेड। अच्छा, साथ ही साथ फेडरल कोर्ट भी बनाया इसने क्या बनाया, इसने फेडरल कोर्ट भी बनाया। कब, 1937 में फेडरल कोर्ट बनाया 1937 में, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बना दिया गया 1950 में, जो कि बाद में बन गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 1950 में। तो फेडरल कोर्ट आखिर क्या था, फेडरल कोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो फेडरल कोर्ट का काम क्या था। तो फेडरल कोर्ट में क्या क्या होते थे भाई, फेडरल कोर्ट में जब भी हम लोग क्या करते थे, मैं आपको दिखाता हूं। देखो फेडरल कोर्ट में आखिर होता क्या था। फेडरल कोर्ट का कहानी क्या है, तो फेडरल कोर्ट में ओरिजिनल, पहली बात है कि जब भी हम लोग को किसी को केस करना है, तो क्या हम लोग फेडरल कोर्ट में केस कर सकते थे, आंसर यस। ओरिजिनल केसेस भी फाइल होते थे, ओरिजिनल केसेस भी हम लोग क्या फाइल कर सकते थे, हाँ फाइल कर सकते थे। इसको बोलते हैं ओरिजिनल जुडिक्शन। फेडरल कोर्ट क्या क्या, इसके कितने, तीन टाइप के जुरिस्डिक्शन थे। कौन कौन सा, तो ओरिजिनल केस हम लोग फाइल कर सकते थे, एक बात। उसके बाद इस केसेस में एक पार्टी हारेगा और एक पार्टी जीतेगा। जो पार्टी हारेगा क्या उसमें अपील कर सकता था, हाँ उसमें अपील भी कर सकता था। तो अपीलेट जुरिस्डिक्शन था, यानी कि आप जो भी सिविल एंड क्रिमिनल केसेस के अपील थे वो भी वहां पे हम लोग कर सकते थे। एंड तीसरा था कि ये ना एडवाइस देता था, किसको एडवाइस देता था, गवर्नर को एंड जनरल को, गवर्नर जनरल्स वगैरह को ये एडवाइस देता था। तो इसका तीसरा काम था, एडवाइजरी का काम था। तो फेडरल कोर्ट के तीन जुरिस्डिक्शन थे, मतलब तीन काम थे। एक तो ओरिजिनल केस वहां पे फाइल होता था, अब जो हार गया वो अपील भी वहां पे कर सकता है। और तीसरा क्या कर सकता है, तीसरा ये है कि वो एडवाइजरी का काम करता था। तो तीन काम थे किसके, फेडरल कोर्ट के। फेडरल कोर्ट बना कब था, 1937 में, 1937 में फेडरल कोर्ट बना था। कौन से एक्ट के तहत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ओरिजिन किया है किसको भाई, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ओरिजिन किया है। तो अब है कि फेडरल कोर्ट में कितने केसेस को निपटाया गया था, 151 केसेस को निपटाया गया था। और ये फंक्शन किया था 12 सालों तक, 12 साल तक देखो ये काम किए, और 151 केस मात्र इन्होंने क्या किया था, निपटाया था। इसको रिप्लेस कर दिया गया कौन सा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 1950 में इसको रिप्लेस कर दिया। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, तो हमारे बन गए थे, क्या बन गया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो उसने फेडरल कोर्ट को क्या किया, रिप्लेस कर दिया। तो अब है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में कितने टाइप के लॉ बनते हैं, तो बोला कि 3 टाइप्स ऑफ लॉ बनते हैं, 3 लिस्ट बनते हैं लॉ के, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है। आर्टिकल 246 में लिखा हुआ है। पहला को ये की होता है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में कौन, यूनियन लिस्ट में तो जितने भी सेंट्रल लेवल के लॉ हैं, जो भी सेंट्रल लेवल के लॉ हैं, वो सभी यूनियन लिस्ट के पार्ट बनते हैं, जो कि इंटायर इंडिया में लागू होते हैं। जो इंटायर इंडिया में लागू होते हैं उस एक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, उस लॉ को क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रल लॉज। और सेंट्रल लॉज जो है सेंट्रल, वो यूनियन लिस्ट का पार्ट है, यानी कि वो यूनियन लिस्ट के पार्ट है, जो कि बनाता कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट के थ्रू। तो यूनियन लिस्ट में देखो एग्जांपल ऑफ कौन कौन से बने, डिफेंस के, रेलवे के, इनकम टैक्स के, ये सारे लॉज जो हैं वो कौन बनाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया है। इनकम टैक्स एक्ट 1961, रेलवेज एक्ट 1989, बैंकिंग रेगुलेशन, ये सारे जो है, ये सारे लॉज जो है सो बनाए कौन है,
गवर्नमेंट, कौन सा गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए हैं, पार्लियामेंट के थ्रू बनाए। तो यूनियन लिस्ट वाले कौन लॉ बनाता है? तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है। अब स्टेट गवर्नमेंट का जो भी लॉ है वो कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा। कहाँ पे? स्टेट लेजिस्लेशन में बनाएगा। कौन से? पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, लीकर, ये सारे लॉज जो भी बने हैं वो कहाँ पे बने हैं? तो भाई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बना है सारे लॉज। तो इसके कौन सा? बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज एक्ट, पब्लिक पंजाब पुलिस एक्ट, ऐसे ही बिहार का बिहार पुलिस है, तमिलनाडु हेल्थ, ये सभी। अब कंकरेंट लिस्ट का कौन सा पार्ट है? जहां पे सेंट्रल तो बनाता है, साथ ही साथ स्टेट में भी उसको क्या करना पड़ता है? अप्रूवल लेना पड़ता है। तो कंकरेंट लिस्ट में कौन आएंगे? जो बना तो है सेंट्रल लेवल पे, लेकिन उसको स्टेट में भी क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करना पड़ेगा, स्टेट में भी लागू करना पड़ेगा। ऐसे जो दोनों ही जगह बनाने पड़ता है, जो दोनों ही मिलके बनाते हैं और जो दोनों ही जगह अप्लाई करना पड़ता है, ऐसे लॉज को हम लोग क्या बोलते हैं? कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट को पार्ट होते हैं जैसे स्टैंप ड्यूटी, मैरिज, फॉरेस्ट, जीएसटी। जीएसटी क्या है? जीएसटी क्या है? कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है, क्योंकि सेंट्रल लेवल ने बनाया। साथ ही साथ इसको अप्लाई करने के लिए आपको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी इसको पास करना पड़ा था। तो ये कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है। ये क्या है? कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है। तो देखो भाई, तो थ्री लिस्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। पहला क्या? यूनियन लिस्ट, जहां पे सेंट्रल लेवल के लॉ बनते हैं। दूसरा स्टेट लिस्ट, जहां स्टेट गवर्नमेंट बनाता है अपने स्टेट के लिए। तीसरा क्या होता है? कंकरेंट लिस्ट, जो कि बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर बनाता है। और ये किसके लिए बने हैं? दोनों के लिए, मतलब सेंट्रल लेवल पे भी इसको लागू करना पड़ता है और स्टेट लेवल पे भी लागू करना पड़ता है। तो ये क्या हो गया हमारे? थ्री लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थ्री लिस्ट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बने हैं वो ये है। अब बात आ रही है क्या कि अपने लोगों को देखना है कि यहीं पे एग्जांपल एक देख लो आप। इनकम टैक्स किस में है? यूनियन लिस्ट का पार्ट है, क्योंकि इसको सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया है। बट स्टैंप ड्यूटी जो है कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है, जो कि सेंट्रल एंड स्टेट दोनों ने मिलकर बनाया है, दोनों के रूल्स इसमें शामिल है। तो आर्टिकल 245 एंड 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स पावर टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेशन टू मेक लॉज। स्टेट लेजिस्लेशन को और पार्लियामेंट को पावर कौन देता है लॉ बनाने का? तो आर्टिकल 245 एंड 246। तो अभी तक हम लोगों ने सोर्सेस ऑफ लॉ कंप्लीट किया है। सोर्सेस ऑफ लॉ में याद रखो चार चीजें हैं। कौन कौन से सोर्स हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, स्टैट्यूटरी लॉज, जुडिशियल डिसीजंस एंड चौथे क्या है हमारे? कस्टम एंड बिलीफ्स। तो यहां तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है भाई, यहां तक हम लोगों ने इसको जबरदस्त तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब अपने को क्या देखना है? प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ अपने को देखना है। ठीक है, तो अभी हम लोग प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।